हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एनलाइटमेंट। आज के अपनी इस वीडियो में हम मांग की लोच को मापने की विधियां यानी कि मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कितने मेथड हैं टोटल, आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, टोटल 4 मेथड होते हैं। यानी मांग की लोच के मापन हेतु अर्थशास्त्रियों ने अनेक विधियों का प्रतिपादन किया, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण विधियां ये दे रखी हैं आपको। सबसे पहले हम कुल व्यय रीति यानी कि टोटल आउटले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, पहला पॉइंट है कुल व्यय रीति का यानी कि टोटल आउटले मेथड। अब ये क्या होता है, इस विधि को इकाई रीति भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था। इस विधि में मूल्य परिवर्तन से पूर्व और मूल्य परिवर्तन के बाद होने वाले कुल व्यय, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुल व्यय रीति है, टोटल आउटले मेथड है। तो यहाँ पे ये ध्यान दिया जाता है कि भाई प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ रही है घट रही है, वो प्राइस कम ज़्यादा होने पर जो भी हो रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि भाई हमारी तरफ से टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंस को कंपैरिजन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल व्यय की परस्पर तुलना की जाती है। इस रीति के अंतर्गत मांग की लोच को कितनी श्रेणियों में बांटा है भाई? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है जिसमें कि मांग की लोच इकाई से अधिक यानी कि मोर देन यूनिटरी, इसमें आपका इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कब होगा? जब वस्तु या कोई सेवा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर। अब देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिमांड कम होगी, तो कुल व्यय में कमी आ जाए, अथवा वस्तु के मूल्य में कमी होने पर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो आप ज़्यादा खर्चा करोगे, तो कुल व्यय में वृद्धि हो जाए, तो ये स्थिति आपकी इकाई से अधिक लोच की स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एक टेबल शो हो रही है, यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। जब आपका प्राइस यूनिट का, पर यूनिट किसी वस्तु का प्राइस 6 रुपये था, तो आप उसके 200 यूनिट परचेज करते थे और आपका टोटल एक्सपेंस होता था 1200 रुपये। ठीक है, लेकिन जब प्राइस कम हो गया और 4 रुपये पर यूनिट पे आ गई उस वस्तु की कीमत, तो आपने उसकी जो यूनिट है वो ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तब आप 400 यूनिट ले रहे हो और आपकी तरफ से टोटल खर्चा हो रहा है 1600 रुपये का। ठीक है, इसके बाद जब प्राइस बढ़ गया तो देखिए आपने यूनिट कितनी कम कर दी और आपका खर्चा कम हो गया। तो देखिए रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं? वृद्धि होने पर आपका एक्सपेंस जो है वो कम हो गया और प्राइस में कमी होने पर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसकी 3 श्रेणियां हैं ना, पहले हमने डिस्कस कर ली ए, तो नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट। आपको दिख गया, मांग की लोच इकाई के बराबर यानी इक्वल टू यूनिटरी यानी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। मूल्य में परिवर्तन के बाद भी वस्तु या सेवा पर व्यय होने वाली राशि अगर अपरिवर्तित रहती है, यानी कि आप जो टोटल एक्सपेंस कर रहे हो, प्राइस में चेंज हो रहा है, आपकी क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ से होने वाला जो एक्सपेंस है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मूल्य बढ़ जाने पर मांग उसी अनुपात में कम हो जाती है और मूल्य घट जाने पर उसी अनुपात में बढ़ जाती है, जिससे आपका जो कुल एक्सपेंस है यानी कि कुल व्यय है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इस कंडीशन में आपका इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगा। लाइक ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखिए प्राइस जो है पर यूनिट 6 था, फिर कम हो गया 4 हो गया, यहाँ पे बढ़ गया 8 हो गया। आपकी यूनिट है वो भी चेंज हो रही हैं 200, 300 एंड 150, बट टोटल जो आपका एक्सपेंस है मल्टीप्लाई करके जो निकल के आया आपका टोटल आउटले 1200 एंड 1200। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं। सी पॉइंट, मांग की लोच इकाई से कम यानी कि लेस देन यूनिटरी, यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 होगी। और ये कब होगा? जब वस्तु या सेवा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है कि वस्तु या सेवा की कीमत कम होने से टोटल जो एक्सपेंस है वो आपका कम हो रहा है और कीमत में वृद्धि होने से आपका टोटल एक्सपेंस यानी कि जो व्यय की मात्रा है उसमें वृद्धि हो रही है, यानी उल्टा हो रहा है। आपका देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो आपका एक्सपेंस कम होना चाहिए था, और प्राइस कम होने पर एक्सपेंस बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? कीमत कम होने पर आपका एक्सपेंस भी कम हो रहा है और कीमत में वृद्धि होने पर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन 1 होगी, इकाई से कम लोच। ठीक है,
जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, प्राइस आपका 6 था, यूनिट आपकी 200, टोटल आपकी तरफ से जो एक्सपेंस हो रहा है, टोटल आउटले वो आपका 1200, प्राइस 4 हुआ, आपकी यूनिट इतनी आई, बट आपका एक्सपेंस प्राइस कम होने से आप ज़्यादा बढ़ा सकते थे अपने एक्सपेंस को, बट यहाँ पे एक्सपेंस कम निकल करके आ रहा है। इसी तरह से जब आपका प्राइस इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 8 रुपीज़ हो गया, आपकी यूनिट 180 है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक्सपेंस कितना, आप एक्सपेंस ज़्यादा कर पा रहे हो, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपकी इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 होगी। आई होप आपको टोटल आउटले मेथड के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट मेथड पर, और वो है आपका आनुपातिक या प्रतिशत रीति, यानी कि प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। अब ये मेथड हम जब हमने टाइप्स सीखे थे, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स में जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो आपके प्रोपोर्शनेट मेथड से ही थे। अब हम इस मेथड को पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आनुपातिक या प्रतिशत रीति, इसका जो प्रतिपादन किया है वो डॉक्टर फ्लास्क ने किया, ठीक है। इसके अनुसार मांग में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देते हैं। वो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे, तब भी बताया था कि डिमांड ऊपर ही आती है, यानी कि परसेंट चेंज इन डिमांड में हम भाग करते हैं परसेंट चेंज इन प्राइस से, ठीक है। और जो आपका भागफल, दैट मीन्स जो आपका आंसर निकल के आएगा, उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। अगर 1 आता है तो आपकी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी, अगर आपका आंसर 1 से कम आता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी, और अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा आता है, यानी कि 1 से ग्रेटर देन, तो आपकी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 होगी। हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, माना सेब की कीमत 10 रुपये प्रति किलो है, इस कीमत पर 50 किलो सेब की मांग की जाती है। दैट मीन्स ये हमारा प्राइस P1 है 10 रुपीज़, तो हम क्वांटिटी डिमांड जो कर रहे हैं Q1 वो 50 kg, बट आगे है कि सेब की कीमत ना 8 रुपये प्रति किलो हो जाने पर मांग बढ़ गई 70 किलो, यानी कि Q2 है हमारा 70 kg, एंड प्राइस जो चेंज हो गया है 8 रुपये हो गया, तो ये P2 है हमारा 8 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला जो हमारा है मांग की लोच EP इक्वल टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन, डिमांड में परसेंट चेंज एंड प्राइस में परसेंट चेंज। और आपको पता है ये चेंज कैसे निकालते हैं, ये चेंज क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं हम, Q1 एंड Q2 का डिफरेंस अपॉन में Q1 है कि नहीं, और उसमें डिवाइड कर देते हैं P1 और P2 के चेंज से, और अपॉन में आता है P1, है कि नहीं। तो देखिए इन दोनों पोर्शन को पहले यहाँ अलग से सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे Q1 और Q2 का चेंज चाहिए, तो आप चाहे पहले Q2 लिख लो या Q1 का प्राइस लिख लो, एज यू विश, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो साइन है ये आपका ये शो करता है कि आपको डिफरेंस लेना है, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन नहीं लगाने होते इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में, ठीक है। इनकम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्राइस की बात कर रही हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में आपको ये जो साइन है ये यूज़ करते हैं, इसका मतलब है केवल डिफरेंस से मतलब है, तो यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, अपॉन में आपका Q1 का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में इसी तरह से प्राइस का डिफरेंस एंड P1, एंड 100 का मल्टीप्लाई करके पहले से ही परसेंट में कन्वर्ट कर लिया है, बिकॉज ये मेथड है आपका परसेंटेज मेथड। अगर आप ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो आपके क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता देती हूँ। बस यहाँ पे परसेंट का साइन आप यहाँ पे शो कर पा रहे हो, एंड इसके बाद आप लास्ट में एट द लास्ट आपका जो फॉर्मूला ये है इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं, और आपका आंसर आ रहा है रुपीज़ नहीं बोलते, इलास्टिसिटी जो आती है वो आपकी 2 आई है। यहाँ पे कोई भी आप यूनिट नहीं लगाते हो, लाइक किलोग्राम या रुपीज़, ये नहीं लगाओगे आप यहाँ पे, तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो आया 2, और 2 आपका ग्रेटर देन 1 हुआ ना, तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 होगी। ये आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है, दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। थर्ड है आपका चाप रीति, बोलते हैं हिंदी में, आर्स मेथड इंग्लिश में। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा चेंज करने पर बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड इफेक्ट होती है, यानी कि उसकी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है, तो मांग की लोच की माप करने के लिए आप इस मेथड का यूज़ करते हो, वो ज़्यादा सुटेबल माना गया है। यह विधि अधिक उपयुक्त और तर्कपूर्ण मानी जाती है। इस विधि में मांग में आनुपातिक परिवर्तन ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक मूल्य तथा प्रारंभिक मांग की मात्रा के स्थान पर औसत मूल्य और औसत मांग मात्रा का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स एवरेज प्राइस एंड एवरेज क्वांटिटी अपॉन में आती है। देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा।
मांग की लोच यानी ईपी, आप क्या करते हो, ऊपर तो यही आता है कि आप चेंज इन डिमांड लेते हो, तो वो यहाँ पर भी सिमिलर है। लेकिन अपॉन में आप Q1 लेते थे ना, बट यहाँ पे पहले वाला क्वांटिटी और बाद वाला क्वांटिटी दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपको एवरेज लेना है, बस इतना चेंज है। फिर डिवाइड करते हो आप, चेंज इन प्राइस वो अभी भी सिमिलर है, बट यहाँ पे P1 लेते थे, बट अब P1 एंड P2 को जोड़कर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आपको एवरेज निकाल लेना है और उसका यूज़ करना है, बस इतना सा चेंज है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी ये वाला यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई अपॉन का 2 कहाँ चला गया, तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये डिवाइड का जो साइन है जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो तो पोर्शन ऊपर, ये नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, देन आप 2 से 2 को कट कर दोगे तो आपका यही बचेगा। तो लगाओ मत लगाओ, इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल क्यू, ये मैंने बताया था, ये जो साइन है ये साइन फॉर चेंज के लिए, यानी साइन ऑफ चेंज होता है ये। आप इससे मतलब है क्वांटिटी का चेंज, इससे मतलब है प्राइस का चेंज, अपॉन में ऊपर वाला सेम सिमिलर है। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड देख लेते हैं, वो है आपका बिंदु विधि, यानी कि पॉइंट मेथड। भाई ये क्या है, अब ये क्या है, ये आपकी ज्योमेट्रिक मेथड यानी कि ज्यामिति विधि है, जहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिए होंगे और आपसे पूछ सकता है किसी भी पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है। ओके, चलिए, यह मांग की लोच की माप की ज्यामिति विधि है। इस रीति से मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच की गणना की जा सकती है। जिस बिंदु पर मांग की लोच की गणना करनी होती है, उस बिंदु से नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से भाग देने पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। आपको समझ नहीं आया होगा ना अभी कुछ भी, चलिए अभी आ जाएगा समझ में। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, EP इक्वल टू स्पर्श रेखा से नीचे का भाग यानी लोअर सेक्टर, स्पर्श रेखा से ऊपर का भाग अपर सेक्टर से भाग करना होता है। बस अब आप इतना ध्यान रखिएगा, लोअर सेक्टर अपॉन में अपर सेक्टर। अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ, चलिए देखते हैं इसके डायग्राम्स। पहली कंडीशन, 2 कंडीशन हो सकती है इसमें, जब आपका मांग वक्र एक सीधी रेखा यानी सरल रेखा में होता है तब, और जब आपका मांग वक्र जो है वो सरल रेखा में नहीं होता है तब। तो चलिए पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं, जब मांग वक्र एक सरल रेखा हो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सीधी रेखा से जा रहा है, और यहाँ पे इधर जब प्राइस था तो क्वांटिटी ये थी, प्राइस P1 हो गया तो क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, प्राइस घटने पर यहाँ पर हो गई। तो आपको ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, आपने इन पॉइंट को मिलाया और आपका डिमांड लाइन या डिमांड कर्व आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड आउट करना है आपको इलास्टिसिटी EP। आपको फॉर्मूला क्या था, लोअर सेक्टर में अपॉन में अपर सेक्टर, यही था ना, अभी बोला था ध्यान रखना, लोअर सेक्टर अपॉन में अपर सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इसका लोअर सेक्टर कौन सा है, R से लेके B तक का, अपर सेक्टर कौन सा है, R से लेके A तक का इस रेखा पे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, EP इक्वल टू RB RA, दैट्स इट, हो गया। इसको आप देखिए, इस पॉइंट पर आपका जो डिमांड है ये RQ, तो आप इसको QR या RQ लिख सकते हो, और जितना आपका स्टार्टिंग से होता है क्वांटिटी उसका ले लेते हैं नीचे अपॉन में। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ये अपर सेक्टर एंड लोअर सेक्टर वाला आपको ध्यान रहेगा, तो आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, और देखो ये सारे जो हमने 5 कंडीशन समझी थी, इलास्टिसिटी आपकी इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 0, ये सारी कंडीशन, ये सारे पॉइंट्स समझे थे हमने। तो यहाँ पे देखिए अब इन पॉइंट्स पे पूछेगा, मान लो इस पॉइंट पे पूछ रहा है, पहला है S बिंदु पर अगर EP पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, लोअर सेक्टर अपॉन में अपर सेक्टर। तो लोअर सेक्टर S से B तक हुआ इस पूरी रेखा पे, S से B, तो ऊपर आया S से B। अपर सेक्टर क्या है, S और A, तो S और A, हो गया क्लियर। अगला, अब R पॉइंट पे देखोगे अगर आप R बिंदु पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, कैसे निकालोगे EP आप, RB एंड RA, तो RB अपॉन RA। इस पॉइंट पे देख लेते हैं,
टी पॉइंट पे आपका ईपी कैसे निकलेगा भाई, टी बी एंड टी ए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब मांग वक्र एक सरल रेखा नहीं होता, देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है एक तरह से इस तरह से एक कर्व जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे, तो आपका ये जो पॉइंट जहाँ टच हो रहा है ना, रेखा को टच कर रहा है, इस पॉइंट से आप मिलाओगे, आपका ईपी निकलेगा ये ई एंड बी अपॉन में ई एंड ए, लोअर सेक्टर अपॉन में अपर सेक्टर। तो फॉर्मूला ये बना। इसमें भी 3 कंडीशन होगी, अगर आपकी वैल्यू इक्वल टू 1 आती है या ग्रेटर देन 1 आती है या लेस देन 1 आती है। ठीक है, तो आज हमने जो भी आपके इलास्टिसिटी को मापने की जो भी विधियां हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको सारे मेथड अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कुल व्यरीति, आनुपातिक, चाप और बिंदु रीति, सारे आगे आने वाली अपनी हम वीडियो में इन सारे मेथड से रिलेटेड ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले, क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।